लोक कथाओं का संसार बड़ा बहुरंगी होता है। खालिस नैतिक संदेश तो कई परतों में दबा छुपा होता है। उनकी बुनावट में शामिल जादू टोना, तिलिस्म और चमत्कार में रोचकता बढ़ाने के अलावा कहीं न कहीं सीख भी छुपी होती है। अक्सर ये सारे चमत्कार उन कमजोर और सच्चे पात्रों की मदद के लिए होते हैं जो समाज की नकारात्मक शक्तियों से मुकाबला नहीं कर पाते। इस तरह देखा जाए तो लोक कथा में ये मायावी शक्तियां हारे को हरे नाम की भूमिका अदा करती हैं, मात्र मनोरंजन नहीं। ऐसी ही एक लोक कथा लेकर आज मन के मौसम में शामिल हो रही हैं विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। तो उषा जी फिर शुरू करते हैं बुंदेली लोक कथा चमत्कारी अंगूठी। जी नीलम जी। सैद नगर में एक धनाढ़ सेठ रहता था। उसने बड़ी मेहनत से अथाह धन अर्जित किया था। उसके 4 पुत्र थे। चारों ही होनहार और प्रबुद्ध थे। बड़े 3 पुत्रों का रुझान तो व्यवसाय की ओर था, किंतु छोटे पुत्र का स्वभाव निराला ही था। वह अत्यंत विनोद प्रिय, निर्भीक और स्वच्छंद प्रकृति का था। स्वच्छंद रूप से घनघोर जंगलों में घूमना, पशु पक्षियों से मित्रता करना उसे विशेष प्रिय था। किसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से वह पशु पक्षियों की बोली समझ लेता था। अच्छा। हाँ, एक दिन सेठ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मैंने आजीवन परिश्रम करके ये दौलत कमाई है। इसके अधिकारी तुम सब हो, किंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि अब तुम लोग भी काम में लग जाओ। मैं तुम लोगों को परदेश जाकर व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ और 1 वर्ष का समय भी निर्धारित कर रहा हूँ। आशा है तुम लोग प्रचुर मात्रा में धन कमाकर परदेश से लौटोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी। चारों पुत्रों ने पिता के चरण स्पर्श किए और व्यापार करने चल दिए। 1 वर्ष के उपरांत चारों लौटे। बड़े तीनों पुत्रों ने सेठ की आशा के अनुसार ढेरों धन कमाया था, लेकिन छोटे बेटे ने सारा धन परदेश घूमने में खर्च कर दिया था। अपने साथ 4 मित्रों चूहा, बिल्ली, तोता और नेवला लेकर लौटा था। अरे। सेठ जी को उस पर इतना क्रोध आया कि उसे घर से निकाल दिया। वे अपने 4 मित्रों को लेकर चल दिया। घनघोर जंगलों के बीच चलते हुए उसे तनिक भी भय नहीं लगता था। तोता उसके खाने के लिए फल ला देता। चूहा और बिल्ली उसके विश्राम के लिए स्थान खोजते और उसके सो जाने पर नेवला उसकी रक्षा करता। पूरा इंतजाम था। पूरा प्रबंध था। इस प्रकार समय बीतता था। एक दिन सभी मित्र उस स्थान पर पहुंचे जहां नेवले का घर था। नेवले ने कुंवर से कहा, स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता से मिला हूँ। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं। मैं उनका सबसे लाडला बेटा हूँ। कुंवर से अनुमति लेकर नेवला अपने माता पिता से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद जब आया तो उसके मुंह में एक सुंदर सी जगमगाती हुई रत्न जटित अंगूठी थी। अच्छा। उसने वह अंगूठी कुंवर को दे दी और विनम्रता से कहा, स्वामी, मैं नेवले राज का पुत्र हूँ। मेरी माँ मेरे वियोग में रो रो कर बीमार हो गई है। अब वे मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहती। मेरे पिता ने आपके लिए यह अंगूठी भेजी है और कहा है कि इसके होते हुए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आज से आप इसके स्वामी हैं। बस आपको इसे रगड़कर कहना होगा, हे नेवले राज की मुंदरी, यदि तुम में सत्य है, मैं सत्य पथ पर हूँ और नेवले राज ने सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया हो तो मेरी मनचाही वस्तु मुझे मिल जाए। ये चमत्कारी अंगूठी आपको मनचाही वस्तु प्रदान करेगी। अब मुझे घर जाने की आज्ञा दे स्वामी। भारी मन से कुंवर से विदा लेकर नेवला अपने घर चला गया। कुंवर अपने 3 मित्रों के साथ यात्रा करता रहा। चलते चलते एक राज में पहुंचा। वहां एक मालिन के घर आश्रय मिला।
मालिन प्रतिदिन राजमहल में राजकुमारी के लिए फूलों के गहने बनाकर ले जाया करती थी। उसने कुंवर को बताया, राजकुमारी अत्यंत सुंदर है। उसके रूप के आगे देवलोक की अप्सराएं भी लज्जित हो जाती हैं। कुंवर ने अपने मित्र तोते से कहा, वे राजकुमारी को देख कर आए। अच्छा। उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आए। तोते ने राजमहल से लौटकर कहा, स्वामी, राजकुमारी फूलों सी कोमल और परियों सी सुंदर है। उसका चंपई रंग, घने घुंघराले घटाओं जैसे बाल, खंजन जैसी आंखें, कमान सी बाहें, सुडौल नासिका, मोती जैसे दांत और हिरनी जैसी चाल देखकर मन मोहित हो जाता है। लगता तोता ही मोहित हो गया। स्वामी, क्या ये संभव नहीं कि आप ही उससे विवाह करें? अब कुंवर के मानस पटल पर राजकुमारी की मधुर छवि अंकित हो गई। वह मालिन से हट कर बैठा, वह भी उसके साथ राजमहल जाएगा। मालिन को कुंवर से पुत्रवत स्नेह हो गया था। वह उसका आग्रह न टाल सके और कुंवर को कन्या के वेश में राजमहल ले गई। कुंवर का परिचय उसने अपनी भतीजी के रूप में दिया। कुंवर राजकुमारी के जगमगाते रूप को देखकर जड़वत रह गया। एक अपरिचिता को अपनी ओर इस प्रकार एकटक देखते हुए राजकुमारी आश्चर्य से भर उठी, किंतु मालिन द्वारा उसका परिचय जानकर मौन हो गई। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। क्या हुआ? जो राजकुमारी चमेली के 2.5 फूल पर तुल जाती थी, उस दिन अनगिनत फूलों के ढेर से भी नहीं तुल सकी। अरे! उसे मनी मन संदेह हुआ कि कन्या के वेश में कोई युवक तो नहीं है, क्योंकि लोक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि किसी कुमारी कन्या पर जब पुरुष दृष्टि पड़ जाती है तो वो 2.5 फूल पर नहीं तुल पाती। अच्छा। राजकुमारी ने क्रुद्ध होकर मालिन से पूछा, सच सच बता, इस भतीजे के रूप में किसे लेकर आई है? यदि मेरे साथ छल किया तो तुझे प्राणदंड मिलेगा। मालिन भयभीत होकर थर थर कांपने लगी। कुंवर को उस पर दया आ गई। वह पेड़ों के छुरमुट में गया, अपनी असली रूप में आ गया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैं एक सेठ का पुत्र हूँ। निर्वासन का दंड भोग रहा हूँ। यात्रा करते हुए आपके राज में आ गया। मालिन माँ ने मुझे आश्रय दिया। आपके रूप की ख्याति सुनकर मैं आपके दर्शनार्थ इनकी भतीजी का रूप धारण करके आपके राजमहल में आ गया। दंड का अधिकारी मैं हूँ, ये नहीं। एक बात मेरी भी सुन लें, आपका सौंदर्य अतुलनीय है। आपको देखते ही मेरे मन में आपसे ब्याह करने की लालसा प्रबल हो उठी थी। आपका दंड मुझे स्वीकार है। राजकुमारी भी मन ही मन कुंवर पर मोहित हो गई थी। उसने जीवन में पहली बार इतना सुंदर और प्रबुद्ध युवक देखा था। वह थोड़ा संयत होकर बोली, हे साहसी कुंवर, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जैसे साधारण युवक से इतने बड़े राज की राजकुमारी का ब्याह होगा? स्वप्न देखने का तो हर व्यक्ति को अधिकार है। यदि मुझे जीवन दान मिल जाए तो संभवतः मैं भी असाधारण बनकर दिखा सकूं। राजकुमारी ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और कुंवर को शीघ्र ही महल से जाने की आज्ञा दे दी। कुंवर की मोहक छवि ने उसके मन में हलचल मचा दी और उधर कुंवर तो एक पल के लिए भी राजकुमारी को न भूल सका। उसने अन्न जल त्याग दिया। उसकी इस स्थिति को देखकर उसके तीनों मित्र अत्यंत चिंतित हुए। तीनों ने परस्पर कुछ सलाह की। तोते ने कहा, स्वामी, आपके पास तो नेबले राज की दी हुई अलौकिक मुंदरी है, आप उससे वरदान मांगिए ना। कुंवर को भी उस दिव्य अंगूठी का स्मरण हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कुंवर ने अंगूठी का स्पर्श करके उससे कहा, हे नेवले राज की मुंदरी, यदि तुम में सत्य है, मैं सत्य के पथ पर हूँ, और नेवले राज ने सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया हो तो कल तक यहाँ एक सोने का राजमहल बन जाए और मुझे राजमहल के सारे वैभव मिल जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, दूसरे दिन सबने
रत्नों से जगमगाता सोने का राजमहल देखा, वाह वाह। जिसमें रहने वाला कुंवर अत्यंत सुंदर था। हम्म। तोते ने उड़कर राजकुमारी को सुंदर संदेश दे दिया। राजकुमारी उल्लास से भर उठी। उधर राजा ने भी जब कुंवर को देखा तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। हम्म। राजकुमारी के लिए इससे सुंदर वर और कौन हो सकता था। जी, घर बैठे वर मिल गया दोनों को। एक शुभ मुहूर्त में ब्याह संपन्न हुआ और राजकुमारी आनंद के साथ अपने मनपसंद कुंवर के साथ राजमहल में रहने लगी। हम्म। मुंदरी की कृपा से उन्हें हर वस्तु सुलभ थी। हम्म। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमारी ने कुंवर से प्रश्न किया, कुंवर जी, आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? हम्म। कुंवर ने विस्तार से अपनी कहानी सुनाई। अपने माता पिता तथा भाइयों का स्मरण करके वो उदास हो गया। राजकुमारी ने ससुराल जाने की हठ की। राजा ने अथाह धन संपत्ति, हीरे जवाहरात के साथ राजकुमारी की विदा की। इतने वर्षों बाद पुत्र को बहू के साथ आया देख सेठ जी और परिवार वालों के आनंद की सीमा न रही। हम्म। उन्होंने दोनों का भव्य स्वागत किया। कुंवर ने मुंदरी की कृपा से एक विशाल राज की स्थापना की और आजीवन मानव कल्याण हेतु समर्पित रहा। वाह। इस चमत्कारी अंगूठी के एक नहीं कई बड़े रोचक पहलू हैं। हाँ, सेठ का कुंवर मनुष्य के बजाय चूहे, बिल्ली, तोता और नेवले को अपना साथी चुनता है। हाँ, सभी बड़े निस्वार्थ भाव से हमेशा उसका साथ निभाते हैं। नेवले के पिता कुंवर को जो चमत्कारी अंगूठी भेंट करते हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। यदि तुम में सत्य है, मैं सत्य पथ पर हूँ और हम्म, नेवले राज ने सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया हो, तो मेरी मनचाही वस्तु मुझे मिल जाए। ये शर्तें ही बताती हैं कि अंगूठी सिर्फ सच्चे जरूरतमंद के काम आएगी। हम्म, राजकुमारी के ये उलाहना देने पर कि वो साधारण युवक से क्यों विवाह करेगी, कुंवर जवाब देता है कि स्वप्न देखने का तो सबको अधिकार है। हाँ, हम्म, उसका ये स्वप्न चमत्कारी अंगूठी पूरा करती है, रातों रात सोने का महल तैयार करके। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं उषा जी आपकी कहानी में, जो बड़ी कुशलता से बुनी गई हैं। बहुत धन्यवाद है आपका इतनी दिलचस्प कहानी सुनाने और मन के मौसम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।